बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बात हमने की, फिर हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल को देखा। अब हम कुछ इसकी एप्लीकेशन देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की आपके पास, कि हमारे पास ये किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कॉमनली। तो इस पे बात हम करेंगे। तो आज हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर आप अमोनिया को किस तरीके से तैयार किया जा रहा होता है, और उसके अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्या रोल होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या रोल होता है, हमने इस पर बात करनी है। तो सबसे पहले हैबर प्रोसेस 1933 में इसको हैबर ने परफॉर्म किया था, जिसके नाम से इसको हैबर प्रोसेस कह दिया गया। तो इसके अंदर उसने क्या किया था, इसने नाइट्रोजन ली और हाइड्रोजन ली, दोनों का आपस में जब रिएक्शन करवाया इसने, तो हमारे पास अमोनिया प्रिपेयर हो गया। अब इसने नाइट्रोजन के 1 मोल और 3 मोल इसने हाइड्रोजन के लिए आपके पास, और इसने उसके अंदर एज अ कैटलिस्ट जो यूज किया वो आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका और मैग्नीशियम ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया। और इसका जो टेम्परेचर है वो 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस इसने रखा, और जो प्रेशर है वो 200 टू 300 एटीएम प्रेशर रखा गया, जिसके ऊपर आपने देखा कि आपके पास 2 मोल अमोनिया के बन गए। और हीट कितनी रिलीज होगी, -92.46 किलो जूल पर मोल आपके पास हीट जो है वो एनर्जी जो है आपके पास रिलीज हुई। अब ये हीट आपके पास रिलीज हुई, तो इससे आपको ये अंदाजा हो गया आपके पास रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ये 2 मोल अमोनिया के बने हैं, अगर 1 मोल अमोनिया का बनेगा तो एनर्जी इसकी हाफ हो जाएगी, तो ये बनेगी 46.23 किलो जूल पर मोल। ये 1 मोल के लिए, यहाँ पे 2 मोल बने हैं, तो हमारे पास ये एनर्जी रिलीज हुई है। अब हम इसके अंदर असल में देखना ये चाह रहे हैं कि अगर हम इंडस्ट्री लेवल पर ये देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। अब हमने जो पीछे पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनता रहता है, तो एक स्टेज ऐसा आता है जिसके ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाती है, उस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहे, हमें प्रोडक्ट मिलती रहे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं अमोनिया। तो हमारा संसार है इससे कि अमोनिया हमारे पास हासिल होनी चाहिए, हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वापसी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 3 कंडीशंस पढ़ते हैं कि अगर इन 3 कंडीशन को अप्लाई किया जाए सिस्टम के ऊपर, तो आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगी और आपकी यील्ड जो है वो अच्छी होगी। तो इसके लिए 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं जी। सबसे पहली कंडीशन आपके पास है, अगर आप चाहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन से मुराद ये है कि आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट बनती रहे, रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट कन्वर्ट ना हो। तो पहला आपके पास पहली जो शर्त है वो है टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर दें। तो हमने पढ़ा था अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। तो इसका मतलब अगर हमने इस कंडीशन में टेम्परेचर को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसके बाद ये हमने आपने पढ़ा था अगर आप टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन से मुराद ये है कि आपका जो अमोनिया है वो टूटकर डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हमें प्रोडक्ट से चाहिए, हमें प्रोडक्ट से संसार है कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हम हासिल कर सकें, क्योंकि हम अमोनिया बना रहे हैं। तो सबसे पहला कि टेम्परेचर इस सिस्टम का आपने कम कर देना है। दूसरा, कंटिन्यूअसली ऐड रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन के हवाले से आपने पढ़ा था कि अगर मैं मुसलसल यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, तो आपने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, जो हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा था। तो अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता रहूंगा तो प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा होती जाएगी और प्रोडक्ट ज्यादा हासिल होगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि मैं यहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव करता रहूं, यहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव करता रहूंगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उस टाइम तक कन्वर्ट होते रहेंगे, तो हमें एक अच्छी यील्ड हासिल हो जाएगी। तो दूसरी शर्त क्या है कि जो कंसंट्रेशन है आपके पास वो मुसलसल आपने
ऐड करते रहनी है, पहली शर्त। दूसरा, या फिर प्रोडक्ट से आपने रिमूव करते रहना है, या फिर रिएक्टेंट पे ऐड करते रहे और आपके पास प्रोडक्ट आती जाए, या प्रोडक्ट को निकालते जाए तो आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का रिएक्शन होता है। तीसरी शर्त यह है कि आपने प्रेशर जो है वो हाई रखना है और वॉल्यूम कम रखना है। तो प्रेशर हाई करने से आपने पढ़ा था कि आपके पास रिएक्शन उस तरफ मूव करता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम हो। तो यहाँ पे देखें, रिएक्टेंट में आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन का है, 4 मोल आपके पास रिएक्टेंट के हैं। जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो प्रोडक्ट के मोल कम है, 2 है, तो किसकी तरफ रिएक्शन होना शुरू होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होना शुरू होगा, जिसकी वजह से आपके पास यील्ड जो है वो एक अच्छी यील्ड आएगी और आपके पास जो रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो 3 आपके पास कंडीशन है इसकी। टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज कर दें। दूसरी शर्त, मुसलसल आप या तो रिएक्टेंट ऐड करते रहें या फिर प्रोडक्ट को रिमूव करते रहें। तीसरी शर्त आपके पास ये है कि आप प्रेशर को हाई कर दें या वॉल्यूम को लो कर। इसके बाद है वे ऑफ मैक्सिमाइज यील्ड। अब कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं जिसके जरिए हम अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं? तो पहला देखिए जी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि मोर और मॉलिक्यूल इन नंबर, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कोलिजन होगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन होगी मोर प्रोडक्ट फॉर्म, उतनी ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। ये सेम इसी तरीके है जैसे मैंने आपके कंसंट्रेशन पे बात की है कि कंसंट्रेशन आप मुसलसल बढ़ाएंगे, बढ़ाने से क्या होगा? कोलिजन बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ने से क्या होगा? आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। इसके बाद दूसरा हमारे पास तरीका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आपने ये भी पढ़ा है कि आपने प्रेशर बढ़ा देना है या वॉल्यूम कम कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ मोल जिस तरफ कम होंगे आपका रिएक्शन उस तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन फॉरवर्ड होगा बट नॉट टू मच हाई, लेकिन इतना ज्यादा हाई आपने टेम्परेचर प्रेशर नहीं करना कि आपके पास जो रिएक्शन चैम्बर है वो ही बर्स्ट हो जाए, वो ही आपके पास बर्स्ट कर जाए। इस वजह से आपने प्रेशर तो इंक्रीज करना है लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करना कि जो इस रिएक्शन चैम्बर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो ही बर्स्ट हो जाए। तीसरा हमारे पास वही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपने डिक्रीज करना है फॉरवर्ड रिएक्शन का, लेकिन इतना डिक्रीज आपने रिएक्शन का टेम्परेचर नहीं करना कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए, कि आपके पास रिएक्शन रेट ही स्लो हो जाए, जो काम 1 घंटे में होना है वो आपके पास 10 घंटों में हो। तो ऐसा क्या होगा? आपके पास यील्ड इस तरीके से चाहे अच्छी बन रही होगी लेकिन बहुत कम मिकदार में बनेगी और इसका आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा इंडस्ट्रियल लेवल पे, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब अगर आपने टेम्परेचर काफी कम कर दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसके अंदर जो वर्किंग होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, स्लो हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन। तो आपने डिक्रीज तो करना है टेम्परेचर, लेकिन एक उस हद तक टेम्परेचर को डिक्रीज करना है जिसके ऊपर आपका केमिकल सिस्टम जो है वो सही तरीके वर्क करता रहे। इतना कम नहीं कर देना कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए, कि रिएक्शन को जो टेम्परेचर चाहिए वही उसको ना मिल रहा हो। इसके बाद हमने ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जिसके अंदर हमने y एक्सिस में आप देखें हमने यील्ड रख ली 0 10 20 30, ये हमारे पास यील्ड की परसेंटेज होगी। इस तरफ पे हमने टेम्परेचर रख दिया कि टेम्परेचर इस तरीके बढ़ता जा रहा है एक्स एक्सिस में 200 से 300 400 5 6। अब आप इधर देखें कि आपके पास जब टेम्परेचर देखें 80 है, जब आपके पास यील्ड सॉरी जब आपके पास यील्ड ज्यादा है तो आपके पास टेम्परेचर भी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? टेम्परेचर आपने मिनिमम रखना है, यहाँ पे आपके पास 10 atm प्रेशर है। दूसरे केस में देखें यील्ड जैसे बढ़ी आपके पास टेम्परेचर भी बढ़ गया। इसका मतलब जिस जिस तरीके से यील्ड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और आपके पास प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। 10 से 100 हो गया, 100 से 300 600 और 1000 atm प्रेशर हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप यील्ड की परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे आपके पास रिएक्शन रेट भी टेम्परेचर रेंज भी बढ़ती जाएगी और आपके पास प्रेशर का असर भी बढ़ता जाएगा। तो आपने अगर अमोनिया तैयार करवानी है तो इसके अंदर एक सुटेबल प्रेशर और टेम्परेचर होता है हमारे पास कि 400 to 500 के दरमियान आपने टेम्परेचर रखना है
इस टेम्परेचर पे आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और यहाँ पे आपके पास हीट बनेगी 35% या फिर 40%, 35 to 40% आपके पास हीट बनेगी। और इसके ऊपर आपके पास जो प्रेशर होगा वो होगा 200 to 300 atm, 100 से कुछ ज़्यादा, 300 to 200 to 300 atm प्रेशर आपने देना है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप प्रेशर करते हैं तो आपका जो रिएक्शन चैम्बर है वो ब्रस्ट कर जाएगा। और जो आपने टेम्परेचर रखना है वो सूटेबल है हमारे पास 400 to 500 तक, क्योंकि इससे कम आप करते हैं तो आपके पास टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम सही तरीके वर्क नहीं कर सकता और केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसके अंदर हमें ये पता चल गया कि जैसे जैसे हमारे पास परसेंटेज यील्ड की बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने एक सुइटेबल टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करना है, इसलिए हमने सुइटेबल टेम्परेचर इसके ऊपर 400 to 500 रखा और प्रेशर हमने रखा 200 to 300। और ये हमने एक ट्रिक बना दी कि इस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपके पास इतनी यील्ड बनेगी और ये एक बेस्ट यील्ड होगी आपके लिए। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ अमोनिया। अब आपके पास अमोनिया तैयार हो गई और अमोनिया जो आपके पास बनी वो 35% आपके पास अमोनिया इस प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर हुई। अब आपने इसको अलग करना है तो आप इसका बॉइलिंग पॉइंट कब करना शुरू कर देंगे? बॉइलिंग पॉइंट अब इसमें नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी और अमोनिया भी प्रिपेयर हो चुका होगा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर कम करेंगे, जीरो पे आएगा, जीरो से भी कम करेंगे, तो जब -33.4 होगा इसका टेम्परेचर, तब आपके पास अमोनिया अलग होना शुरू हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे आप मिक्सचर में से अमोनिया को अलग कर देंगे। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इससे भी कम टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से वो इसके साथ अलग नहीं होगा।